आपने किसी पवित्र जगह के बारे में सुना होगा जहां फूल, दीप और आरती की महक हर साल हजारों लोगों को खींच लाती है। वहां की हवा में एक किस्म का विश्वास घुला होता है, लोगों की आस्था, उम्मीदें और नामुमकिन लगने वाली दास्तान। पर कभी कभी उसी पवित्रता की परत के नीचे ऐसे सवाल छुपे होते हैं जो हमारी धारणा को हिला कर रख देते हैं। कर्नाटक का एक कस्बा जिसका नाम है धर्मस्थला, एक मंदिर जिसकी उम्र सदियों की है और जिसकी प्रतिष्ठा लोगों के दिलों में गहरी है, पर अतीत की कुछ आवाजें और एक आदमी की शिकायत ने उस आस्था के साये में छुपे अंधेरे को उजागर कर दिया। ऐसे आरोप जो सुनने में किसी थ्रिलर से कम नहीं लगते। धर्मस्थला नाम में ही भक्तिपूर्ण गूंज है। मंदिर का परिसर प्राचीन गैलियों, ढेरों तीर्थयात्री और वहीं के स्थानीय लोग जिनकी रोजगार और पहचान मंदिर से जुड़ी हुई है। इस जगह की खासियत है कि ये मंदिर के भीतर की पूजा ब्राह्मण करते हैं, पर प्रशासन एक अलग कम्युनिटी जैन समुदाय के हाथों में रहा करती है। इस तरह की संरचना ने समय समय पर सहयोग और शक्ति के जटिल रिश्ते बनाए हैं। पर यहां पर एक कॉन्ट्रास्ट भी देखने को मिलता है। पवित्रता, शक्ति, आस्था और सत्ताधिकार, इन सब के बीच कभी कभी आवाज दब जाती है, और जब आवाज दब कर रह जाती है तो कुछ भी बाहर आता है वो अक्सर सदमे की तरह होता है। 1979 कहानी शुरू होती है एक स्कूल टीचर वेदवल्ली से। वो न केवल पढ़ाने में माहिर थी बल्कि समाज में सम्मानित भी थी। जब कॉलेज का चयन प्रक्रिया आया तो उन्हें पद नहीं मिला क्योंकि मैनेजमेंट ने अपनी जाति संबंधी पसंद को प्राथमिकता दी। वेदवल्ली ने कानूनी रास्ता अपनाया। उन्होंने वकील लिया और न्याय के लिए लड़ती रही, और उन्हें न्याय भी मिला। कोर्ट ने उनका हक दोहराया। पर जीत के 3 महीने बाद 4 अप्रैल 1979 की दोपहर उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। उनके पति, जो कि एक सरकारी डॉक्टर थे, जब घर लौटे तो हालात विचित्र थे। घर का सामान बिखरा हुआ और फिर सबसे भयावह दृश्य, वेदवल्ली का जला हुआ शरीर घर के बाथरूम में मिला। डॉक्टर ने जो देखा उसने कहा कि यह केवल केरोसिन जलाने का हादसा नहीं था, यह हत्या थी। उस समय से लेकर आज तक उस केस की जांच, पोस्टमार्टम रिकॉर्ड्स और न मिलने वाला न्याय, सब कुछ सवालों में घिरा रहा। वेदवल्ली के पति ने दशकों तक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी पर इंसाफ नहीं मिला। 1986 पद्मलता की कहानी। एक छात्रा रोज की तरह कॉलेज जाती, लौटती और अचानक गायब हो जाती। उसके 2 महीने बाद एक मछुआरे ने नहर के किनारे एक डिकम्पोज्ड बॉडी पाई। कपड़े फटे हुए, हाथ पैर बंधे हुए, हिंसा के चिन्ह स्पष्ट थे। पहचान हुई और फिर भी यह केस अनसुलझा रहा। 2003 एक नाम जो कई लोगों के दिलों में दर्द भर गया, अनन्या भट्ट। 18 वर्ष, मेडिकल के पहले साल की छात्रा। घूमने आई, दोस्त पीछे चले गए और अनन्या वापस नहीं आई। उसकी मां सुजाता भट्ट, जो कोलकाता में सीबीआई की स्टेनो थी, नैतिक हिम्मत लेकर आई, पर खुद उन पर हिंसा हुई। उन्हें उठाकर बंधक बनाकर मारा गया। जो झटके इस केस ने दिए वो पूरे इलाके में झलकते रहे। 2012 सौजन्या, सिर्फ 17 साल, कॉलेज की पढ़ाई और फिर आखिरी बार बस स्टॉप पर दिखना। अगले दिन झाड़ियों में उसकी बॉडी मिली। उसके गले पर उसकी आई कार्ड के निशान थे। यही उसकी मौत का तरीका बना। इस केस ने स्थानीय लोगों को प्रोटेस्ट पर ला दिया। परिवार और एक्टिविस्टों के बीच यह धारणा बनी कि किसी बड़े प्रभावशाली के साथ कुछ गलत हुआ, पर आधिकारिक वर्जन अलग और परिवार का वर्जन अलग था, पर मामला अनसुलझा रहा। इन हर केसेस में एक पैटर्न दिखाई देता है। महिलाएं, अचानक गायब होना और बाद में हिंसा के चिन्ह, और स्थानीय प्रशासन तथा प्रभावशाली रिश्तों की वजह से लंबी जांच के बावजूद कोई ठोस जवाब न मिलना। ये पैटर्न यदि लगातार रूप में देखा जाए तो ये सिर्फ किस्से नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता का भी सूचक है। जब आप कई सालों के मिसिंग केसेस और अनसुलझी हत्याओं की सूची देखते हैं, जैसे 1980 के बाद से दर्ज दर्जनों केस, तो आपको पैटर्न दिखने लगता है। अधिकांश यंग महिलाएं, कॉलेज की छात्राएं और स्थानीय कामकाजी महिलाएं जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रही थीं, अचानक गायब हो जाती हैं। कई बार मिलती लाशें ऐसे स्वरूप में मिली जिन्हें स्पष्ट तौर पर हिंसा और सामूहिक कवर अप की आशंका रहती है। यहां 3 बुनियादी सवाल उठते हैं। पहला, क्या ये अलग अलग घटनाएं हैं या फिर इनका कोई साझा सूत्र है? दूसरा, क्या स्थानीय संस्थागत संरचनाएं राजनीतिक, प्रशासनिक या धार्मिक किसी प्रकार से इस चेन में शामिल रही हैं? और तीसरा, सबसे अहम, क्या जो आंखें देख रही थीं वो बात करने से डरी हुई थीं या उन्हें मना कर दिया गया था?
साइकोलॉजिकल तौर पर देखें तो ऐसे पैटर्न में अक्सर दो बातें दिखती हैं, डर और सामाजिक चुप्पी। जब समुदाय के कुछ हिस्सों को शक्ति और संरक्षण मिलता है तो हाशिए पर खड़े लोग बोलने से डरते हैं, और फिर यदि कोई बोलता भी है तो अक्सर दबा दिया जाता है, धमकाया जाता है या फिर उसे बेदाखिल कर दिया जाता है। 2025 के मध्य में एक झटका आया। 2 बेंगलुरु के वकीलों ने एक लेटर जारी किया और कहा कि उनके पास एक क्लाइंट है जो गंभीर दावे कर रहा है। उसने बताया कि मंदिर क्षेत्र के भीतर तथा आसपास वर्षों में कई शवों को छुपाकर दफनाया गया है। इसके बाद वो क्लाइंट, एक पूर्व सैनिटेशन वर्कर जिसकी पहचान को अदालत ने सुरक्षित रखा, सामने आया। उसने पुलिस के सामने कहा कि 1995 से 2014 के बीच उसे और संभवतः अन्य काम करने वालों को बॉडीज दफनाने के लिए कहा गया था। उसने कहा कि कई शवों पर हिंसा के निशान थे, गले के निशान, जख्म और कई बार चेहरों पर एसिड के निशान। उसने 13 संभावित साइट्स की पहचान की, नदियों के किनारे, जंगल के पास और हाईवे के पाट पर। और कुछ साइट्स पर जाकर उसने वहां से कुछ हड्डी फ्रेगमेंट्स निकाले जिनकी तस्वीरें ली। उन तस्वीरों और दावों को वकीलों ने बोर्ड में रखा और मामला मीडिया में आया। यह खुलासा एक पवित्र जगह के पीछे इतनी भयावह दास्तां ने स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा। कई एक्टिविस्ट, मानवाधिकार संगठन और परिवारों ने इस पर आवाज उठाई। कुछ लोगों ने तत्काल SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की मांग की, और आखिरकार राज्य सरकार ने एक SIT गठित कर जांच शुरू की। यह वो मोड़ था जहां दशकों के पुराने सवाल अचानक नया जीवन पा गए, और जो कुछ भी छुपा रहा था उसे उत्खनन, रिकॉर्ड और विज्ञान के सामने लाने की कोशिश शुरू हुई। जब SIT ने खुदाई शुरू की तो ये कोई आसान काम नहीं था। 13 साइट्स में से कई जंगलों, नदी के किनारे और निजी जमीन पर थी। कुछ जगहों पर पक्की इमारतों के पास भी दफनाने के दावे थे। खुदाई में JCB, मिनी JCB, मैनुअल टूल्स और फॉरेंसिक टीमों की उपस्थिति जरूरी थी। दिन प्रतिदिन की रिपोर्ट्स मिली। पहली साइट पर कुछ नहीं मिला। कई साइट्स पर अब भी कोई मानवीय अवशेष नहीं मिले। शायद मिट्टी का असर, वर्षा और समय की वजह से निशान गायब हो चुके थे। लेकिन 31 जुलाई को साइट नंबर 6 पर, गहराई लगभग 2-3 फीट पर, आंशिक स्केलेटल रिमेन्स मिले। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने कहा कि कुछ हड्डियां टूटी हुई थी। प्रारंभिक अवलोकन से संकेत मिले कि कुछ रिमेन्स पुरुषों के भी हो सकते हैं, पर पूरी जांच और DNA के बाद ही निश्चित रूप से कहा जा सकता था। बाद में साइट 11 पर भी हड्डियों और एक खोपड़ी मिलने की खबर आई। कुछ खबरों ने उल्लेख किया कि 6-7 दिनों के भीतर लगभग 100 हड्डियों के टुकड़े और एक खोपड़ी जैसी वस्तुएं मिली जो जांच के लिए महत्वपूर्ण थी। इन खोजों ने मामले को एक नई दिशा दी, क्योंकि अब आरोप केवल बयान पर आधारित नहीं रहे, जमीन से कुछ निकला था जो जांच को आगे बढ़ा सकता था। पर चुनौती यह थी कि हड्डियां अक्सर टुकड़ों में मिली, खोपड़ियां अल्प मात्रा में थीं और DNA मेल करने के लिए परिवारों के नमूने चाहिए होंगे, जो दशकों पहले गायब हुए मामलों के लिए कठिन है। टेक्निकल तौर पर SIT ने फॉरेंसिक दस्तावेजीकरण, कैमरा रिकॉर्डिंग और वकीलों की मौजूदगी सुनिश्चित की, पर मौसम, भूस्खलन और जमीन की परतें काम को चुनौती दे रही थी। इसलिए विशेषज्ञों ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार GPR का सुझाव दिया, ताकि गहरे और विस्तृत स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि जमीन में ऑब्जेक्ट्स हैं या नहीं, और जहां संभावित हो वहीं खुदाई की जाए। यहां एक बड़ा सवाल उठता है, इतने लंबे समय बाद कितनी सटीक पहचान हो सकती है? विशेषज्ञ कहते हैं कि DNA अभी भी संभव है, पर सफल मैच के लिए परिवार का कोई सैंपल होना जरूरी है। और बहुत सी घटनाओं में परिवार या तो विस्थापित हुए थे या उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई, इसलिए मिलान कठिन है। जैसा कि खबर बाहर आई, सोशल मीडिया में तीव्र बहस हुई। कुछ लोग सीधे आरोपों को सच मानकर मंदिर और स्थानीय प्रशासन की आलोचना करने लगे, और कुछ राजनीतिक संगठनों ने उसे एक षड्यंत्र बताया, और कई वर्गों ने मामले पर सेंसरशिप, गैग ऑर्डर और कानूनी कार्रवाई की भी मांगें देखी। एक और जहां SIT की रिपोर्ट कुछ और खुदाई के वीडियो हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर कुछ एक्टिविस्ट और मीडिया को शिकायतें मिली कि कुछ जानकारी लीक हो रही है और विसिल ब्लोअर की सुरक्षा खतरे में है। कोर्ट ने कई बार ऑनलाइन सामग्री पर नियंत्रण के आदेश दिए। बाद में कुछ आदेशों को चुनौती दी गई और हटाया भी गया। इन सबके बीच परिवार, पीड़ितों के परिजन और मानवाधिकार समूह एक ही बात कहते रहे कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच चाहिए। अब कुछ थ्योरीज आती हैं और इन्हें निष्पक्ष तरीके से परखना जरूरी है। थ्योरी पहली, ये सब सच है, एक संरचित कवर अप जो वर्षों से चला और कुछ लोगों ने सक्रिय रूप से शरीर छुपाए। दूसरी थ्योरी कि ये झूठा या फुल कंस्ट्रक्टेड हो,
किसी की साजिश या अतिशयोक्ति के रूप में हो। तीसरी थ्योरी, किसी हिस्से में सच्चाई हो सकती है पर उसके आसपास अफवाहें बढ़ी और कुछ साइट्स ने समय की वजह से सबूत खो दिए। हकीकत में कौन सी थ्योरी मजबूत है, ये समय और फॉरेंसिक प्रमाण बताएंगे। हर रिपोर्ट के पीछे इंसान होते हैं, परिवार, माँ बाप, बहन भाई। सोचिए उन रातों को जब कोई बेटी घर नहीं आती। सोचिए उन माँओं को जिनके दरवाजे पर उम्मीद और हताशा एक साथ खड़ी होती है। इन परिवारों ने वर्षों से अपूर्ण उत्तरों के साथ जीना सीखा है। कुछ ने न्याय के लिए जीवन भर जद्दोजहद की। अक्सर इन केसों में समाज का दबाव, शर्म और भय भी रहता है। पर सबसे बड़ा दर्द वो है जो गुमनाम खामोशी में सहा जाता है। हमारे नरेशन का सबसे मानविक मकसद यही होना चाहिए कि हम उनकी कहानियां याद रखें और न्याय के लिए आवाज बने। अब सीधा हाल की स्थिति पर आते हैं। एसआईटी ने 13 साइट्स में से कई जगह खुदाई की। कुछ साइट्स पर आंशिक मानव अवशेष मिले। साइट 6 और साइट 11 पर रिपोर्ट्स मिली। कुल मिलाकर कुछ 100 हड्डी के टुकड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सामने आई हैं। एसआईटी ने कई रिकॉर्ड्स, ग्राम पंचायत की पुरानी दफ्तर की फाइलें जमा की हैं तथा जीपीआर और गहन फॉरेंसिक टूल्स उपयोग करने पर विचार हो रहा है। इसी बीच कुछ साइट्स पर कुछ नहीं मिला, पर यह साबित नहीं करता कि दावे झूठ हैं। मिट्टी, वर्षा और मानव गतिविधियां दशकों में सबूत हटाने का कारण बन सकती हैं। एसआईटी ने कुछ मामलों में यूडीआर, अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज की है और केस का दायरा बढ़ता जा रहा है। मीडिया, अदालतें और सरकार की नजरें अब इस जांच पर हैं और डिटेल्ड फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने की प्रतीक्षा है। इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा सबक यह है कि आस्था और सत्ता के बीच पारदर्शिता की कमी किस तरह अनगिनत जख्म दे सकती है। जब इंसानों की मौतों और गुमशुदगियों जैसे मामलों में समाज के कान बंद हो जाते हैं और छोटी छोटी आवाजें, एक सफाई कर्मचारी की बात, कभी कभी सबसे अहम सबूत बन जाती है। जांच अभी जारी है। अदालतें, फॉरेंसिक लैब्स और एसआईटी को समय चाहिए। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक जांच है जो आगे बढ़ेगी और हर नया दिन, हर नया फॉरेंसिक रिपोर्ट, हर गवाह हमें इस पहेली को और करीब लाएगा। मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा कि सुनिए, सीखिए और अगर जरूरत लगे तो जरूर बोलिए। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।